हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करीमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए तरह तरह की रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सुधा बहुत दिनों बाद घर से बाहर घूमने निकली थी। उसके घर के पास में ही एक सुंदर और साफ़ सुथरी नदी बहती थी। उसका मन हुआ कि वो नदी तक टहल आए। शाम का वक्त था, दिन ढल रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और पक्षी अपने घरों को लौट रहे थे। सुधा धीरे धीरे चलती हुई नदी के पास पहुंची और वहीं बैठ गई। तभी उसने देखा उसके थोड़ी ही दूरी पर उसकी ही उम्र की एक और लड़की बैठी हुई है। आप इसी गांव की हैं क्या? कौन? तुमने मुझे देख कैसे लिया? आप भी मेरी तरह यहाँ कुछ देर वक्त बिताने आई होंगी। हाँ, मुझे भी जब घर में बोरियत महसूस होती है तब मैं इसी तरह कुछ देर नदी किनारे घूमने आ जाती हूँ। कल सुबह मैं अपने पति के साथ यहाँ आई थी। अभी वो बाहर हैं तो मैंने सोचा मैं खुद ही टहलाऊं। आप क्या यहीं कहीं रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप? मेरा घर यहीं है, मैं यहीं रहती हूँ। सुधा ने उनकी बात सुनी। वो नदी की तरफ देखते हुए बोल रही थी। सुधा ने अपने आसपास नजरें दौड़ाई तो उनसे दूर बनी हुई एक कच्चा मकान दिखाई पड़ा। हो, अच्छा, मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वैसे तो मैं घर से कम ही निकलती हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ नहीं हूँ ना, तो मैंने भी तुम्हें यहाँ पहली बार ही देखा है। तुम इस गाँव की नहीं लगती। हाँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। अभी 1 महीने पहले ही तो मेरी शादी हुई है और तभी मैं यहाँ पे आई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम श्रीमाली है। बहुत सुंदर नाम है। वैसे तुम्हारी शादी हो गई? हाँ भी कह सकती हो और नहीं भी। ऐसा क्यों? मैं समझ गई। ज़रूर अभी तुम्हारा गौना नहीं हुआ होगा। तुम बहुत खुश लग रही हो। अपने नए घर में खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तो हर बात मानते हैं मेरे पति, और मेरे सासू माँ और ससुर, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। घर में सब कुछ है, नौकर चाकर, तो मुझे घर का कोई काम छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे बस इनका ध्यान रखना होता है। वक्त पर इन्हें खाना मिले, इनकी चीज़ें इन्हें मिले, बस। और तुम्हारे माँ बाप नहीं है? ओह, मुझे माफ़ करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तुमसे बात करके अच्छा लगा। अब अंधेरा हो रहा है, मुझे लगता है मुझे घर चलना चाहिए। सुधा श्रीमाली से बात करके वापस अपने घर आ गई। अक्सर उसके पति व्यापार के सिलसिले में इधर से उधर दौरे पे ही गए रहते थे। अक्सर उन्हें पानी के जहाज़ों से यात्रा करनी पड़ती थी। तो ऐसे में सुधा घर पर अकेली रह जाती थी, तो वो नदी किनारे मन बहलाने के लिए चली जाया करती थी। और फिर इसी तरह श्रीमाली से मिलकर बात करने का उसका एक अपना नियत क्रम सा बन गया। श्रीमाली, तुम मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती हो, ऐसा क्यों? मैं क्या बताऊं तुम्हें? ज़्यादा कुछ है ही नहीं मेरे लिए खुद के बारे में बताने को।
फिर भी कुछ तो होगा। कोई खास बातें नहीं है मेरे पास। तुम बताओ ना। मेरे पास तो जो कुछ था मैंने तुम्हें सब बता दिया। जानते हो, थोड़े दिन बाद घर में एक पूजा होने वाली है। माँ जी ने कहा घर की बहू होने के नाते इस बार प्रसाद बनाना मुझे होगा, साथ ही साथ कुछ मिठाइयाँ भी बनानी होगी। इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्यों? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है और मैं कई बार बना भी चुकी हूँ। पर क्या है ना, सासू माँ और ससुर जी, उनको खाना खिलाना अलग बात है। पर पूजा में कई लोग आएंगे और मुझे डर लग रहा है अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो। सबको डर लगता है, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम हर बार खाना बनाती हो वैसे ही बनाओ। अगर तुम डरोगी तो ज़रूर गड़बड़ हो जाएगी। वैसे तुम क्या बनाओगी? मैं सोच रही हूँ कि मैं एक तो मछली के व्यंजन बना लूँगी और हमारा पारंपरिक रसगुल्ला, और पूजा की मिठाई तो होगी ही। अगर तुम रसगुल्ला बनाते समय उसमें केवड़े का पानी और थोड़ा गुलाब जल मिला दो तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छा ही खाना बनाओगी। आखिर तुम बातें भी इतनी अच्छी करती हो। हाँ, काश जो तुम कह रही हो वो ठीक हो। ज़रूर होगा। सुधा श्रीमाली से रोज़ मिलकर बातें करती थी। उसे एक तरह से अपनी एक सहेली मिल गई थी। पूजा के रोज़ उसने श्रीमाली के कहे हुए अंदाज में ही रसगुल्ला बनाया और खाने के बाकी व्यंजन, और उसके परिवार के लोग उंगलियां चाटते रह गए। सबने उसकी खूब तारीफ की। उसके ससुर जी बोले, अरे सुधा बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तुम्हारे हाथों की रसगुल्ले चख के तो मुझे किसी की याद आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। हाँ सुधा, तुमने तो कमाल कर दिया। सुधा का पति बोला, आपका भी बहुत शुक्रिया। घर में आए मेहमानों ने उसे अपनी तरफ से आशीर्वाद और कुछ पैसे दिए। घर के काम निपटाते शाम हो गई। उस रोज़ वो नदी पर नहीं जा पाई, पर अगले दिन जब वो शाम को नदी पर गई वो बहुत खुश थी और वो जल्दी से जल्दी श्रीमाली से मिलकर उसे कल हुई सारी घटनाओं से अवगत कराना चाहती थी। श्री, सुधा कैसी हो? पता है कल मेरे घर की पूजा थी। हाँ मुझे पता है, तुमने बताया था। कैसा रहा सब? सब बहुत अच्छे से निपट गया और तुम्हारे कहे के हिसाब से मैंने सारे व्यंजन बनाए और सब लोग बहुत खुश हुए। सबने मुझे आशीर्वाद दिया और पैसे दिए। सब खुश मन से बाहर गए। और पता है ससुर जी क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि मेरे बनाए खाने से उन्हें किसी की याद हो आई। सच में ये तो बहुत बड़ी बात है ना? हाँ ज़रूर। सुनते सुनते श्रीमाली जैसे किसी सोच में पड़ गई हो, जैसे किसी पुरानी बात को याद कर रही हो। श्रीमाली, तुम कभी मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं चलती? चलो ना, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं नहीं आ सकती तुम्हारे घर, मैं यही ठीक हूँ। पर क्यों? बस जानती हो कल सासू माँ ने क्या किया? उन्होंने अपनी अलमारी से निकालकर मुझे एक सुंदर सा मोतियों का हार दिया। तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी है ना? हाँ मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी तुम्हें कोई ना कोई गहना ज़रूर देती अगर मैं तुम्हारी सास होती तो। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
श्रीमाली हमेशा कम ही बोलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा बातें तो सुधा ही किया करती थी। और भी बहुत सारी बातें थी जो श्रीमाली को थोड़ा रहस्यमयी और थोड़ा अजीब बनाती थी। श्रीमाली की सबसे अजीब बात तो ये कि वो हमेशा नदी किनारे एकदम ठीक उसी स्थान पर बैठती थी जहाँ वो हर रोज़ बैठा करती थी, ना एक कदम इधर ना एक कदम उधर। साथ ही साथ हमेशा वो एक ही रंग की साड़ी पहना करती थी, बिल्कुल एक ही डिज़ाइन की, और उसके पहनावे में भी कोई अंतर नहीं आता था। बिल्कुल एक एक सिलवट, जैसे कल थी वैसे ही आज भी होगी और वैसे ही परसों भी होगी। और उसके शरीर का एक एक गहना, सब कुछ हर रोज़ एक जैसा ही होता था। ये बात सुधा के समझ में नहीं आती थी। एक दिन उसने श्रीमाली से पूछ ही लिया, श्री, तुम हमेशा एक ही रंग की साड़ी क्यों पहनती हो? क्योंकि मुझे ये रंग पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक ही रंग की साड़ी पहन पहन के ऊब नहीं जाती हो? ये मेरी किस्मत है कि मैं इस रंग को अब छोड़ भी नहीं सकती। पर क्यों? बस ऐसे ही। तुम हर बात को इसी तरह टाल दिया करती हो, कोई ना कोई वजह तो होगी। काश मैं तुम्हें समझा पाती कि क्या वजह है। सुधा उसी शाम बाजार गई और उसने वहाँ से एक नीले रंग की साड़ी खरीदी। और अगले रोज़ जब वो श्रीमाली से मिलने गई, उसने वो साड़ी श्रीमाली को दे दी। श्री, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये क्या है? देखो, कितनी खूबसूरत साड़ी है। पर मेरे लिए? हाँ, तुम कोई और रंग की साड़ी नहीं पहनती हो ना, हमेशा एक ही जैसी साड़ी पहनती हो, इसलिए मैंने सोचा नहीं पहन सकती, मैं कोई और रंग नहीं पहन सकती। इस साड़ी से मेरा नाता इस तरह जुड़ गया है कि अब मैं इसे कभी नहीं बदल सकती। पर आखिर ऐसा क्यों है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। कहते कहते श्रीमाली की आंखों में आंसू आ गए और ये देख के सुधा ने भी उससे ज़्यादा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। वक्त बीतता जा रहा था। सुधा और श्रीमाली की मुलाकात रोज़ ही होती थी। सुधा अपने दिन भर की बातें श्रीमाली से कहती थी और उसे ऐसा करके बहुत सुकून महसूस होता था। वो पूरी तरह से खुश थी। एक रोज़ वो अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, घर के सारे कमरों की। शुरुआत उसने अपने सासू माँ के कमरे से की और फिर अपने ससुर जी का कमरा साफ़ करने लगी। और वहाँ सफाई करते करते उसने अलमारी की धूल झाड़ी और उसके ड्रॉर को साफ़ करने लगी। और ड्रॉर्स को साफ़ करते करते अचानक उसे वहाँ पर एक तस्वीर मिली। वो तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी क्योंकि वो तस्वीर ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी और देखने से भी लग रहा था कि वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। उसे ये तस्वीर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फ़ौरन वो तस्वीर उठाई और भागते हुए उसे अपने पति के कमरे में ले गई और उसने अपने पति से तुरंत पूछा, सुनिए, आप इन्हें जानते हैं क्या? नहीं जानता। पर एक बार ध्यान से तो देखिए। कहा ना नहीं जानता, मुझे जाना है, जाने दो मुझे। अचानक ही श्रीमाली के पति, अचानक ही सुधा का पति बहुत गुस्सा हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। ये देखकर सुधा डर जाती है। फिर वापस अपने ससुर जी के कमरे में पहुंचती है। उसके ससुर जी वहाँ कोई किताब ढूंढ रहे थे। बेटा, तुमने मेरी वो छोटी सी पोइट्री वाली किताब देखी है? हाँ पिताजी, मैंने अभी साफ़ करके उसे वहाँ रख दिया। पिताजी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर तुम्हें क्यों जानना है? बस ऐसे ही पूछा। कभी सही वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा बेटा,
अभी फिर कभी बाद में, पर ठीक है। श्रीमाली सुधा ने जल्दी ही सफाई का काम निपटा लिया और नदी पर श्रीमाली से मिलने गई। श्रीमाली उसे उस वक्त भी वहाँ बैठी हुई मिली। श्री, तुम घर पे नहीं हो? तुम यहाँ बैठी हो इस वक्त? मैं हमेशा ही यहीं बैठती हूँ। क्यों? कुछ नहीं, मैं जानना चाहती थी कि क्या तुम मेरे ससुर जी को जानती हो या मेरे परिवार को? कह सकती हो जानती भी हूँ और नहीं भी जानती। ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? बस ऐसे ही। उस रोज सुधा का ज़्यादा मन नहीं लगा श्रीमाली से बात करने में। उसे उस तस्वीर का रहस्य पूछना था। वो तुरंत भागते हुए वापस अपने घर गई और रात के खाने की तैयारी में लग गई। अगले रोज़ फिर से उसका पति व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर निकल गया। उसके ससुर जी चाय पीते हुए बरामदे में बैठे थे। सुधा ने एक बार फिर से उनसे पूछा, पिताजी, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि वो तस्वीर वाली औरत कौन थी? अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। वो औरत और कोई नहीं बल्कि अरुण की माँ है। क्या? पर माँ जी तो जानता हूँ तुम्हें अजीब लगेगा, पर सच्चाई यही है। वो अरुण की माँ है। तुम्हारी सासू माँ अरुण की असली माँ नहीं है। उसका नाम श्रीमाली था और जब अरुण 6 साल का ही था तब कैंसर से वो चल बसी। पर क्या उनकी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। ऐसा कैसे हो सकता है? जानता हूँ तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा। हमारा परिवार देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, पर अंदर छुपे हुए राज सिर्फ हमें पता है बेटा। श्रीमाली ही अरुण की असली माँ थी। पर पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी कर लो, सच्चाई यही है। जो बात अभी अभी सुधा ने सुनी, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। वो शाम के वक्त नदी पर जाने वाली थी, पर अब उसने अपना मन बदल दिया। उसके सिर में अभी भी एक बात घूम रही थी। वो औरत देखने में बिल्कुल श्रीमाली जैसी ही थी, और तो और उसका नाम भी बिल्कुल एक जैसा था, श्रीमाली। कद काठी, रंग देखने में वो बिल्कुल श्रीमाली जैसी ही तो दिखती थी। पर फिर अगले दिन सुधा से नहीं रहा गया और शाम के वक्त वो श्रीमाली से मिलने फिर गई। श्री, हाँ कैसी हो तुम? कल तुम नहीं आई। हाँ मैं नहीं आई, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बिल्कुल, बताओ। तुम जिंदा तो हो ना? ये कैसा सवाल है? जानती हूँ अजीब सवाल है, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि मैंने कल तुम्हारी तस्वीर मेरे घर पर देखी, और मतलब वो तस्वीर बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। और फिर जब मैंने पूछा तो पिताजी ने बताया कि उनका नाम भी श्रीमाली था और अरुण की माँ थी वो। आखिर तुम्हें पता चल ही गया। क्या मतलब है कि मुझे पता चल गया? ये बात सच है, अरुण मेरा ही बेटा है।
जब वो 6 साल का था तब मुझे ब्लड कैंसर हो गया और आखिरी बार मैं उससे मिल भी नहीं पाई। मैंने पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, पर मैं तुम्हें कैसे समझाती? पर तुम मुझे कुछ तो बता सकती थी, पर तुम मेरी बात मानती? तुम समझ नहीं रही हो कि इस बात पे मेरे लिए विश्वास कर पाना कितना मुश्किल है कि तुम अगर जिंदा नहीं हो तो मैं तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ? इस बात की वजह मैं भी नहीं जानती शुदा, पर ये बात सच है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो, और ये बात भी सच है कि रिश्ते में मैं तुम्हारी सास लगूंगी। पर जानती हो, यहाँ होना मैं भी नहीं चाहती। ये जगह मेरे लिए नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है, पर मैं नहीं जा सकती। पर क्यों? जानती हो, तुम्हारे ससुर जी और मेरा विवाह बहुत पहले हुआ था। मेरी उम्र 15 साल की थी जब। वैसे तो हमारी शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी, पर गौना मेरा 15 साल की उम्र में हुआ था। और उसके बाद मैं घर आई, मैंने घर संभाला। मेरे सास ससुर देवर सब अच्छे थे, सब बहुत प्यार से रखते थे मुझे। फिर कुछ दिन बाद अरुण पैदा हुआ। अरुण भी मुझे बहुत प्यार करता था। उसकी याद आती है, पता नहीं उससे कब मिल पाऊँ। देखना चाहती हूँ उसे, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जब अरुण 6 साल का था उस वक्त मुझे कैंसर हो गया। जानती हो ना, ऐसी ख़तरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। और फिर एक दिन वही हुआ जो होना था, सब कुछ खत्म हो गया। पर तुम्हारे ससुर जी यानी मेरे पति, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर उनका यही लगाव मेरे बंधन का कारण हो गया है। जब उन्होंने मेरी चिता को आग लगाई, उसके बाद उन्होंने मेरी अस्थियों की राख को नदी में नहीं फेंका, उसे संभाल कर घर में रख लिया। और इसलिए मैं यहीं पे भटकती रह गई जब तक मेरा अस्थि कलश किसी नदी में नहीं दे दिया जाता, तब तक मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो बस किसी तरह से उस अस्थि कलश को किसी नदी में प्रवाहित कर दो। मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊंगी। श्रीमाली, ये बात सच कैसे हो सकती है? यही सच है। काफी देर तक सुधा और श्रीमाली में इसी तरह बातचीत होती रही। दोनों साथ बैठकर काफी देर तक रोती रही और आखिर में सुधा ने निर्णय लिया। उसने फैसला किया कि वो श्रीमाली की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेगी। और फिर आने वाली कुछ दिनों बाद उसने ऐसा ही किया और आखिरकार श्रीमाली को एक लंबे अरसे बाद मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।